सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और 5 AM सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं एडवांस करंट अफेयर्स के। गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट आस्पेक्ट, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं एडवांस करंट अफेयर्स के जो हिस्सा हैं। ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उसमें पब्लिश होते हैं एंड इसके नोट्स आप लोग ज़रूर से प्रिपेयर करें। और जैसा मैंने आपको बता रखा है कि जो भी ये आप देख रहे हो एडवांस करंट अफेयर्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो है एडवांस करंट अफेयर्स की, ये सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। तो जो इसको ज्वाइन करेगा उनको ये पूरा इसका बुकलेट भी मिलेगी, PDF भी मिलेगा, टेस्ट जो है उसकी भी PDF अवेलेबल रहेगी। बाकी जो ये चाह रहे हैं कि ठीक है यहीं से नोट्स बन रहे हैं, अगर आप अपने हैंडमेड नोट्स बना रहे हो फिर आपको PDF पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन्हें ये चाहिए कि PDF भी चाहिए, ठीक है, तो एक सोर्स जो है वो आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें जब आप ये हिस्सा बनोगे एडवांस करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का, तो उसमें जल्द ही ये PDF भी आप लोग को अवेलेबल होने लग जाएगा। मैंने उस पर काफ़ी चीज़ें सोची हैं, बुकलेट्स भी हैं, ठीक है। तो अभी भी मैंने इसका प्राइस अभी इंक्रीज़ नहीं किया है। प्राइस मैं जल्द से जल्द इंक्रीज़ कर दूंगा क्योंकि आप लोग को मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर थोड़ा समय चाहिए, कई अपने थिंकिंग होती है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये सेशन ऐसे ही रेगुलर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तो आप इसका हिस्सा बिल्कुल बने रहें और अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो वास्प 107b के ऊपर है। सो दिस इज अ सुपर नेपच्यून एक्सोप्लैनेट दैट ऑर्बिट द स्टार वास्प 107. It lies 200 light years away from the Earth in the constellation Virgo. It is roughly the size of Jupiter, but less than 1/10 of the Jupiter mass, making it one of the lowest density exoplanet. तो पहली चीज़ तो देखो, इसमें आप जो शब्द आपको यूज़ करने हैं, पहला जो ध्यान में रखना है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट का मतलब ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ऐसे प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा जो है, ठीक है। तो जो है ठीक है, तो जो सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम का जो हिस्सा है वो नहीं है, उन्हें हम एक्सो प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। वी कॉल इट एज एक्सो प्लैनेट। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वास्प 107 के कंटेक्स्ट में इफ़ यू विल टॉक अबाउट, तो इसमें देखो कुछ इमेजेस अगर हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्या है कि ये जो वास्प 107 है, 107b है, ये ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब ये विर्गो कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है, उसमें लोकेटेड है। ये बहुत बड़ा है, लाइक है ना, वेरी लाइट, प्लस अर्निंग इट द निकनेम कैंडी फ्लॉस, ये शब्द है बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइटनिंग आस्पेक्ट। और इसमें SO2 सल्फर भी प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड भी इसका भी प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि ये इसके ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कि दिस इज़ अ सुपर नेपच्यून एक्सोप्लैनेट दैट ऑर्बिट द स्टार वास्प, ये सही है। वास्प 107 को ये एक तरीके से जो वास्प 107 है इसको ये ऑर्बिट करता है। इट लाइज 200 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द कॉन्स्टलेशन विर्गो, ये भी सही है। एंड इसकी जो साइज़ है दैट इज साइज ऑफ ए जुपिटर, बट 1/10 ऑफ द जुपिटर मास के बराबर है, मेकिंग वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी एक्सोप्लैनेट, वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी एक्सोप्लैनेट के रूप में ये कंसीडर किया था। मतलब ऐसा एक्सोप्लैनेट जिसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कंसिडरेशन में अगर देखा जाए तो इसकी डेंसिटी वन ऑफ द लोएस्ट है। ये चीज़ जो है आपकी हाईलाइट की गई है, तो ये थोड़ा सा टर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, ठीक है। ये सब आपके हाईली एडवांस टॉपिक्स हैं तो नज़र बनी रहना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करते रहना, अपना रिवीजन करते रहें, काफ़ी सारे टॉपिक्स डेली बेसिस में आपको हो ही रहे हैं। अब देखो एक टॉपिक है दैट इज़ अवनगार्ड मिसाइल। तो ये रशियन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। अवनगार्ड इज़ वन ऑफ द 6 न्यू रशियन स्ट्रेटजिक वेपन जो रशियन प्रेसिडेंट ने 2018 से सामने रखा है, और ये न्यूक्लियर पेलोड को ही डिलीवर कर सकता है। ओनली शब्द लिखा, इसी से आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे देखो वो खाली न्यूक्लियर ही नहीं, दूसरे जो हैं उनको भी कर सकते हैं, मतलब कन्वेंशनल है उसको भी कर सकते हैं। कोई न्यूक्लियर वो कर सकता है तो कन्वेंशनल भी कर सकता है, तो ये गलत हो गया। बाकी जैसे अगर आप इस मिसाइल को देखोगे तो ये जो मिसाइल है, सो दिस इज़ द मिसाइल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल आप खुद देखो काफ़ी एडवांस है। तो दिस इज़ द मिसाइल। तो इसमें देखा जाए
तो ये पहला स्टेटमेंट है, रशिया हाइपरसोनिक मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। और 6 न्यू मतलब इंपॉर्टेंट है जो रशिया ने इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आपसे पूछे हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर ओनली 2 होगा। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर आपको आंसर जो होगा दैट इज 1 एंड 2 आंसर होगा, ठीक है। आंसर 1 एंड 2 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज मित्र शक्ति कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मित्र शक्ति की अगर बात की जाए तो ये है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। द एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू ज्वाइंटली रिहर्स सब कन्वेंशनल ऑपरेशन अंडर द चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर विच ऑथराइजेज द सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक एनफोर्समेंट मेजर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स टू एड्रेस थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज रिसेंटली रिकमेंडेड इन कमेंस्ड इन गोवा में नहीं, पूना में आवंध करके जगह है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी हुई है। तो ये मित्र शक्ति किसके किसके बीच में है, इंडिया नेपाल के बीच में हुई है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है जिसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक एनफोर्समेंट मेजर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स टू एड्रेस थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जैसे मान लो कई देश हैं उनको ये रहता है कि मान लो कोई ऐसी स्थिति, युद्ध की स्थिति आए तो अपने रीजन में पीस और हार्मनी मेंटेन करे, तो वो पावर उनको मिलती है कि एज पर द यूएन चार्टर ऑल्सो दे कैन कैरी आउट सच रिहर्सल्स। तो इंडिया नेपाल ने इस चीज़ को किया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे अगर आप पूछता है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट, तो आपका आंसर ओनली 2 है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 एंड 2 है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, लियोनिड मिट्योर शावर के ऊपर है, लियोनिड मिट्योर शावर। अब इसको बताने से पहले, लियोनिड मिट्योर शावर से पहले आपको ये थोड़े से कुछ डायग्राम्स आप देख लो। तो ये जैसे ये मिट्योर शावर इस तरीके से होता है, ये जो है मिट्योर शावर अगर आप देखोगे, कभी आपने देखा भी होगा तो। और यहाँ पे एक ये टर्म यूज्ड है कॉमेट, कॉमेट भी ये टर्म यूज्ड है, वो भी देखना। जैसे सूरज है और ये सूरज के चक्कर इस टाइप से कॉमेट लगाता है, तो ये जब क्लोज आता है तो बहुत सारा जो मटेरियल है वो रिलीज़ होता है, डस्ट रिलीज़ होती है, स्नो होता है तो वो प्रेजेंट होता है तो वो रिलीज़ होता है, तो गैस और डस्ट रिलीज़ आपकी होती है। तो यू हैव अ गैस टेल एंड अ डस्ट टेल, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो ये जो ऐसे सर्कुलेट करते हैं इन्हीं को हम कॉमेट भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉमेट। कॉमेट शब्द आप याद रखना, इसी को कॉमेट बोलते हैं। और ये सन है, सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप अभी स्टेटमेंट को देखोगे तो लियोनिड मिटियोर शावर इज ब्रॉट अबाउट बाय द डस्ट एंड डेब्रिज अबंटेड बाय कॉमेट टेम्पल टटल। मतलब ये टेम्पल टटल करके एक कॉमेट है जो बहुत सारे डस्ट और ये सब चीज़ें छोड़ता है जब वो मूव करता है। तो उसी डस्ट से जब वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में रीच करता है तो ये आपका शावर होता है। शावर का मतलब ये नहीं कि मतलब ये इसे बोलते हैं मीटियोर शावर। अगर आप देखोगे ना, तारा टूटना, ऐसा कुछ शब्द जब हम यूज़ करते हैं तो ये लिंक्ड है कॉमेट टेम्पल टटल करके उससे। When the comet passes near the sun, it warms and delivers a ton of material shaping a dense cloud of dust and gas around it. This cloud follows the comet circle and fans out over a longer run. तो जब comet पास होता है near the sun, तो जैसे सूरज के पास आएगा, गर्म होगा, बहुत सारा डस्ट रिलीज होगा, गैस रिलीज होगा, टेल क्रिएट होती है और वो मूव करता है। और काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज भी होती हैं दैट कैन एंटर द प्लैनेट एटमॉस्फेयर, और फिर वहाँ पे मीटियोर शावर जैसी चीज़ें हो सकते हैं। कॉमनली पीकिंग इन मिड नवंबर द शावर इज कॉल्ड आफ्टर द लियो। तो ये मिड नवंबर में ये आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, आप सौरभ पांडे upsc.com ये वेबसाइट पे जाना तो आपको कंटेंट सारा मिल जाएगा। अब ये वेबसाइट की जगह आपको सौरभ पांडे upsc.com ये वेबसाइट आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब उसमें अगर सौरभ पांडे सर्च करोगे तो मेरा दूसरे जो पहले की ऑर्गेनाइजेशन में जो मैं काम कर रहा था वो आ जाता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। सौरभ पांडे upsc.com, उसका सारी डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं ध्यान में नहीं रहता आपसे शेयर कर पाना, लेकिन आई विल शेयर विथ यू। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम विच द मीटियोर इज, तो ये देखो ये लियो कॉन्स्टेलेशन से भी लिंक्ड है, इसलिए इसको लियोनिड शावर शब्द भी इस्तेमाल किया गया। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कितने स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट है। तो यहाँ पे देखोगे तो आई थिंक जो स्टेटमेंट इसमें दे रखे हैं तो तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप पॉज करके इसको थोड़ा सा देख लेना, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और अगर मान लो हाउ मेनी में तो ऑल 3 होगा, और विच ऑफ द फॉलोइंग में अगर पूछा तो 1, 2 एंड 3 होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये एक स्टेटरी बॉडी है, मतलब एज पर द लॉ इसका इस्टेब्लिशमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। एंड यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री, मतलब इसका नाम ही आप देखो ना कि भारत में किस तरीके से अच्छे तरीके से जो कोकोनट प्रोडक्शन एंड ऑल किया जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर आपका कैसे है, वो कोची में लोकेटेड है, यहाँ विशाखापट्टनम लिखा है तो गलत है। कितने स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 सही है। अगर आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 and 2 है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं आपको दोनों ही चीज़ें साथ साथ में ले रहा हूँ क्योंकि 2023 में थोड़ा इन्होंने ऑप्शनल में चेंजेस किए थे, ऑप्शंस में चेंजेस किए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर में 6 की डायमेंशंस हैं, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लैक ऑफ वायलेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें हैं between 1996 and present. Governance indicator contribute to the growing empirical research on the governance which have provided activists and reformers worldwide with advocacy tools for the policy reforms and monitoring. देखो सिंपल सी बात क्या है कि ये जो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं ये बेसिकली 6 मेजर चीज़ें, इसमें मेंस का भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो वो 6 कौन से हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी पार्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पार्ट है, फिर गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस कैसी है, रेगुलेटरी क्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ क्या है, उसके बाद करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फिर ये जो भी इंडिकेटर्स से चीज़ें रिलेटेड डेटा है उससे उसका इस्तेमाल करके जो पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल किया जा सकता है। अब ये रिसर्च प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का उस पर ये बेस्ड, इट्स नॉट IMF, रादर इट्स द वर्ल्ड बैंक। तो कॉमन सेंस भी है कि देखो IMF का इस सबसे लेना देना नहीं रहता है, वर्ल्ड बैंक इन सब एरियाज में कार्य जो है वो करता है। कितने स्टेटमेंट से, ये 2 सही हैं। अगर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 and 2 इसका आंसर होगा, ये ध्यान में रखते हैं। मॉर्निंग में जो आपका 9 बजे के आसपास हिंदू सेशन आता है, प्लीज़ उसको सीरियसली लें, नोट डाउन जरूर से, जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है उसको करें। और इसमें भी मैं रेगुलर आपको रहूँगा, चाहे कितने भी स्टूडेंट्स इसको कहें। और इसका PDF और सारी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करना स्टार्ट करूँगा, आपको अगर चाहिए। वैसे मैंने फोकस इसलिए किया है कि यूट्यूब में अगर आप नोट्स खुद से बना रहे हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नोट्स मतलब जैसे बुकलेट फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए चाहिए, PDF फॉर्म में आपको चीज़ें चाहिए, तो एक जगह आप UPSC सौरभ पांडे UPSC ऐप डाउनलोड कर लें, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और उसमें मतलब अभी मैंने डाला नहीं, डालना स्टार्ट होगा अभी। उसका ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें टेस्ट सीरीज़ भी रहेगा, प्लस और भी ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसका भी प्राइस मैंने हाइक नहीं किया है, जल्द इसका प्राइस हाइक हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें और कई कंपोनेंट्स मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। और जो पहले से इसका हिस्सा है उनको एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ये ज़रूर से आप लोगों को बताया था कि जो मैं बुकलेट दूंगा तो वो बुकलेट जो आपको प्रैक्टिस बुकलेट होगी या जो भी है, मान लो PDF देना है तो उसमें तो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट मेल कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो जो बुकलेट होगी उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं ठीक है मैंने नोट्स बना रहा हूँ, ये PDF से काम चल रहा है, फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट बुकलेट फॉर्म में चीज़ें अगर आपको चाहिए होंगी तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कुछ बेसिक कॉस्ट जैसे प्रिंटिंग कर रहे हो कुछ ऐसे, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें फिर आपको वो उतना आपको करके और फिर पूरे जो भी कंटेंट आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि सामने आपके कई बार मान लो सारे क्वेश्चन साथ में फटाफट पलट के देख लिया, ऐसा आपके मन में ये प्रैक्टिस कर लिया, तो वो आप अगर चाह रहे हो तो वो ऐसे कर सकते हो। वैसे अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो तो भी फिर मान लो नोट्स बना के रिवाइज कर लिया, फिर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, तो जैसा भी है आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा प्रयास ये है सारे के सारे जो है जिसके माध्यम से अच्छा कंटेंट खासतौर से कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड आपको मिलता रहे। अब देखो ड्वार्फ प्लैनेट इरिस के ऊपर है यहाँ पे, इट इज़ द मोस्ट मैसिव एंड second largest known dwarf planet in the solar planet, is a trans-Neptunian object, scattered disk and a high eccentricity orbit. One large known moon is डिस्नोमिया करके एक बड़ा मून है इसमें। अब देखो हमें पहली चीज़ तो ये TNO क्या होता है जानना है, हाई इंसेंट्रिसिटी ऑर्बिट क्या है ये जानना है। तो ये थोड़ा पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो ट्रांस नेपच्यूनियन जो ऑब्जेक्ट है TNO, इसमें बेसिकली इरिस इसमें इंक्लूडेड है, प्लूटो है, ये सब है आता है। इसका मतलब क्या होता है जब आप ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट देखते हो, इसका मतलब कोई भी माइनर प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम जो ऑर्बिट करता है द सन एट अ ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस देन नेपच्यून। मतलब आप कह सकते हैं मान लो कि जैसे मान लो ये नेपच्यून है, नेपच्यून से भी जो दूर प्लैनेट्स हैं, माइनर प्लैनेट्स हैं, वो इसके अंदर TNO के अंडर कंसीडर आपके किए जाते हैं, जो कि 30.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक है, जो काफ़ी बड़ी डिस्टेंस आपकी होती है। और दूसरा जो टर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होता है ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी, ये शब्द आपका मेंशन्ड है।
ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द अनदर बॉडी डिविएट्स फ्रॉम द परफेक्ट सर्किल। तो मान लो कोई भी है और एक परफेक्ट सर्किल है, तो इस परफेक्ट सर्किल से कोई ऑर्बिट कितना डिविएट होता है। जैसे मान लो ये परफेक्ट सर्किल है, अब ये परफेक्ट सर्किल से, जैसे मान लो ये परफेक्ट सर्किल है, ठीक है, इसे बना ही देता हूँ परफेक्ट सर्किल, ये परफेक्ट सर्किल है, ठीक है, नहीं ये नहीं है, ये परफेक्ट सर्किल है। अब ये कितना डिविएट होता है परफेक्ट सर्किल, वो बेसिकली डिसाइड और डिटरमाइन करता है ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी। तो आपको थोड़ा सा इतना टर्म याद रखना है। और ये देखोगे तो TNO द ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट है, तो ये भी इज ऑल्सो एन माइनर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट ऑर्बिट द सन एट अ ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं, मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है कि मोस्ट मैसिव सेकेंड लार्जेस्ट नोन ड्वार्फ प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसका जो लार्ज नोन मून है, आइरिस हैज वन लार्ज नोन मून है जिसका नाम डिस्नोमिया है, और ये ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है इन द स्कैटर डिस्क एंड हैज हाई इंटेंसिटी। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। अब तीनों का मतलब भी मैंने बता दिया, जैसे हाई इंटेंसिटी एसेंट्रिसिटी ऑर्बिट है, TNO है, दोनों ये टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक लार्ज मून भी है जिसे डिस्नोमिया बोलते हैं। कितने स्टेटमेंट सही? तीनों स्टेटमेंट सही। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये शब्द थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और देखो मेरा मानना है आप सबके लिए कि अब आपका समय आ चुका है जब आप थोड़ा सुबह जल्दी उठें और इस सेशन को लाइव देखें। बहुत कम लोग आप में से जो है इतना मेहनत का काम कर पाएंगे। मैं भी देखो सुबह उठता हूँ, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आई वेक अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेशन प्रिपेयर करना, रिकॉर्ड करना, फिर प्रीमियर करना, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप लोग की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप तो देखो किया आपके लिए जा रहा है और आप ही जो है 10 बजे 12 बजे सो के उठते हो, तो ठीक नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लाएं, बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छा रखेंगे तो इसका बेनिफिट भी होगा, ज़रूर से होगा। सुबह जल्दी उठें डिसिप्लिन लाते हुए, चलो सुबह 5 बजे का सेशन है तो 5 बजे देखना है, फिर अपना जो भी है रिवाइज किया, और दिन भर नहीं करना करंट अफेयर्स। अगर आप ये और हिंदू सेशन कर रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोशिश करें रेगुलर बेसिस में क्लासेस करते रहें। और CSAT की क्लास भी आज रात को 9 बजे होगी, तो मैं ऐसे ही चीज़ें आप लोग के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप लोग का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का अच्छा कंटेंट आपको मिले और आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गामा रे बर्स्ट के बारे में है। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन इन द यूनिवर्स थॉट टू बी जनरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। इट्स नॉट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, रादर ब्लैक होल। तो देखो कहा जाता है ये मतलब बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। ये देखो ये एक ऐसा, इसे गामा रे बर्स्ट बोलते हैं। बहुत बड़ा, मतलब जब ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है उस समय बड़ा ब्लास्ट होता है, और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। इतना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है कि आप मतलब ऑल्दो ये बर्स्ट कुछ सेकंड के लिए होता है, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जनरेट होती है वो उतना होती है जो कि सूरज के द्वारा 10 बिलियन साल में वो एक्सपीरियंस करेगा। तो आप खुद इमेजिन करो अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहली बार 1967 में बाय द US एयरफोर्स सैटेलाइट कॉल्ड वेला, उसके द्वारा जो है ये चीज़ देखी गई। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि ये ब्लैक होल के फॉर्मेशन के दौरान आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर है इसका C होगा, ठीक है। सॉरी B, 2 सही है, तो B होगा। अगर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर होगा 2 एंड 3। देखो बहुत ध्यान से समझना, जब UPSC के क्वेश्चंस को देखो तो ये रीड जरूर से करना कि हाउ मैनी लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ध्यान में रखना है। सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, द हिंदू सेशन जरूर से देखें, और प्लस सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। उसमें जो कोर्सेज चल रहा है उनका भी ग्रेट बेनिफिट आपको मिलेगा, उस पर भी ध्यान दें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।